हाय श्रेयस, व्हाट्सअप। रान सर, बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। अरे सर मत बोलो यार, क्या यार, तुम सर नहीं बोल सकते, तुम तो आईआईटी में हो। सर, जब मैं आईआईटी। 11 आई थिंक मैं 12th में था, तो मेरी क्लास में सबसे खराब रोटेशनल मेरी थी। और फिर मैंने आपका एक वन शॉट देखा था रोटेशनल का, जो एडिटर है यहाँ पे डाल देगा, 7 घंटे के आसपास का था। एंड वो एक वन शॉट 7 घंटे का मैंने देखा। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। आपने बोला भी था पीवाईक्यू सॉल्व कर लो मेंस की। तो लगभग 4 दिन लगे थे मुझे। दो दो दिन लगे थे वन शॉट के, 2 दिन लगे थे क्वेश्चन सॉल्विंग के। तो 4 दिन लगे थे मेरे, और पूरे क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग रोटेशनल मेरी हो गई थी। एंड दिस इज वन चैप्टर। बट इसके लिए मैं प्राउड था कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग रोटेशनल होगी। वो लोग 2 महीने से पढ़ रहे थे टीचर से, मैंने 4 दिन में पढ़ा था। तो तब से आई वाज श्योर कि मेरी अगर फेस कोई अच्छा करेगा तो यही करेंगे। तो नाउ इट इज अ प्लेजर फॉर मी टू एक्चुअली सिट विथ यू ऑन द साइड। एंड सर के अलावा कुछ नहीं निकलेगा सर। अरे तो थैंक्स सॉरी। यार। यार वो वीडियो था तो जबरदस्त। मुझे मेरे भी पहला वन शॉट ऐसा बनाया था जिसमें मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पूरी सारी रिसर्च कर ली मैंने। और बहुत सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखा रहा हूँ, ताकि और उसको लोग विजुअली देखते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या होता है। कुछ चीजें तो आउट ऑफ सिलेबस वाली भी थी जो भी उसमें दिखाई थी। तो उस टाइम पे मेरे को बनाने में एक्चुअली काफी टाइम लगा था। तुम्हारे लिए वो 7 घंटे का था, लेकिन उसका सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइम वॉज 3 डेज। उसका मैंने एक बिहाइंड द सीन भी बना रखा है। और उसका रिसर्च पार्ट एंड एडिटिंग वाला पार्ट मिला मिलू बाप रे करके मेरा एक बाप। महीना ही था वो। तो उस टाइम पे ऐसा था। एडिटिंग भी आप ही करते हो क्या अपने वीडियो की? हाँ यार, अभी तो मैं करता हूँ, क्योंकि फाइल साइज इतनी बड़ी हो जाती है ना। मैं ग्रेट। जैसे 4K वगैरह में करता हूँ, कलरफुल ग्राफिक्स बहुत सारे रहते हैं। तो अभी मैंने एक रिमोट एडिटर हायर किया था, बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, मुझे ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है एडिटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हाँ। दिखाई देता है कि आपने जो बोला, जो गया, वो समझ में आया ठीक से कि नहीं आया। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं वो वो क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें याद होगा, एनसीईआरटी का था। एक टाउन ए है, एक टाउन बी है, इधर से बहुत सारी बसेस जा रही हैं, इधर से हर टी हाँ, समय में याद है बस याद निकल रही है। एक साइकिल वाले को 18 मिनट में ओवरटेक करती है इधर से। तो मैंने किया यार वो, मैंने रिकॉर्ड किया क्लास, और फिर उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो नींद में ऐसा आता है कि यार ये गलत गलत तो नहीं बताया, सही बताया था, लेकिन इसको बहुत छोटे तरीके से भी समझाया जा सकता था। तो रात को आया, सुबह उठते ही मैंने उस वाले पार्ट को रिकॉर्ड किया, फिर से डाल दिया। अगर मैं एडिट नहीं कर रहा हूँगा तो मुझे कभी ये चीज़ पता नहीं चलेगी, वो फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर वो कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि यार एक बार कोर्स बना रहा हूँ, ढंग से बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, तो इसलिए अभी मैं फिर खुद ही कर रहा हूँ। नहीं, क्रेजी सर। तब तो यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस केस, क्योंकि मैंने नहीं देखा है टीचर्स कभी खुद एडिट भी कर रहे हो इतने प्यार से अपने वीडियोस को। एंड अगर उस एक वीडियो को बनाने में 1 महीना लगा है, तो फॉर श्योर दैट वीडियो वाज मेंट फॉर मी टू गेट बेटर देन मोस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स बाय दैट जस्ट वाज वाचिंग 1 महीना वीडियो। वो मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो भी था आई थिंक, क्योंकि क्वालिटी अलग थी ना वो। पर हाँ अब हाँ, नहीं लगता है 1 महीना। अब मैं, मेरी स्पीड हो गई है। मेरा भी पहला वीडियो था वो, पहला एजुकेशनल, मतलब उस टाइप का एक अलग ही टाइप थी यार। उस टाइम पागलपन मचा हुआ था कि यार मैं बना के मानूंगा कुछ। क्यों लोग 2-2 महीने तक पढ़ते हैं, क्यों इसको इतना लंबा चलाया था, ये क्यों वन शॉट में नहीं हो सकता है, ये सब लेकर के शुरू किया था। और अब वो पूरा हो चुका है। मतलब अच्छा लगता है यार, नहीं, आई जब जब रिमेम्बर उस पर्टिकुलर एक वन शॉट में आपने कुछ तो ओलंपियाड्स के भी क्वेश्चन डाले थे, कि ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा, इसमें मेंस के भी क्वेश्चन है, एडवांस के भी क्वेश्चन है, ओलंपियाड का भी क्वेश्चन आ गया कि ओलंपियाड में ऐसा आया था। एंड आप कुछ बोल रहे थे कि उस टाइम पे मुझसे नहीं हुआ था, बट मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। आई वाज लाइक वाओ यार, मेरा तो ओलंपियाड लेवल तक कभी क्लियर हो जा रहा है 7 घंटे का लेक्चर। So I actually want to ask you three very honest questions, which are about physics, because अभी recently मैंने physics की एक वीडियो डाली थी, and लोगों को actually, मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे पता चला कि लोगों को फिजिक्स में एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड मेंस लेवल की फिजिक्स भी उनसे बहुत तगड़े तरीके से नहीं हो पा रही है, एडवांस तो फिर और बड़ी बात होगी। तो आई एक्चुअली वांट टू आस्क यू दिस कि, सो इन दिस पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 क्वेश्चन, एंड आई वांट यू टू टेक ऑल योर टाइम। आपके पास पूरा टाइम है, आप अपने पूरे एक्सपीरियंस से बताओ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सीनियर ऑफ देम, मैं उनको सब बता देता हूँ कि हाउ आई डिड फिजिक्स। मेरे मेंस में 100 आउट ऑफ 100 आए थे फिजिक्स में। बट बीइंग अ टीचर, यू सी थिंग्स फ्रॉम अ इवन अपर वर्ल्ड व्यू देन मी। तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे दैट हाउ एग्जैक्टली यू मेड फिजिक्स so easy for students, and how you expect students to make become good in physics for mains and advanced level, तो फिर स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा काम आएगा, मेरे वीडियोस से भी ज्यादा काम आएगा। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, विच विल बी इन द सेम कोहेरेंसी। करें स्टार्ट? चलो। ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट 100% ऑनेस्टी एंड ओपननेस फ्रॉम यू। मतलब आप बोलोगे ही बढ़िया। ठीक है, गुड।
So first question which I want to understand from you is कि what are your views on the book? आजकल बहुत सारी common books है. For example, एच सी वर्मा सबके पास है. Advanced Illustration आशीष शोला सर की अच्छी बुक आई है. And डी सी पांडे है. And बहुत सारी books आजकल है. रेस्निक हैलिडे हो गई and भरी पड़ी है books. So what are your views on individual books? जो भी आपके मन में आ रही है, want your comments on that. यार सारी बुक्स ना एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है ये। इतना मुझे खराब लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन कल ही मैंने एक तो कंपनी ने भी कुछ तो लॉन्च किया था। मैंने लिया, मैंने देखा अंदर उनने बहुत सारी अपनी बुक्स, उनकी ही बुक्स एक दूसरे की कॉपी हैं, जो कि मार्केट में जितनी बुक्स है सबकी कॉपी है। तो कौन सी बुक को फॉलो करे समझ में नहीं आता। और एंड आई एम ओके विद कॉपी पेस्ट, क्योंकि एजुकेशन में ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वही कॉन्सेप्ट्स है और उनको सेम ऑर्डर में आपको करना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते समय दिमाग भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो टीम बिठाए हुए होते हैं। तो वो ऑर्डरिंग ऊपर नीचे हो जाती है, सडनली कोई दूसरे ही चैप्टर का यहाँ पर आ गया क्योंकि उसका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मिक्स था। तो स्टूडेंट्स का उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। पूरा पढ़ने के बाद आज मुझे मालूम है कि यार ये क्वेश्चन गलत जगह पे डाला हुआ है, इसको 3 चैप्टर बाद लेके आना था, क्योंकि इसमें आधा कॉन्सेप्ट उसका भी है। लेकिन Makes एक बात sense. सोचो, जो पहली बार स्टूडेंट देख रहा है वो तो डर जाएगा ना, यार ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो मैं ये समझ रहा था, सडनली ये क्या आ गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। बहुत सारी बुक्स हैं और मैं अब किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कोई सी बुक मत लो, कोई एक पीवाईक्यू की बुक ज़रूर ले लेना, क्योंकि पीवाईक्यू गिव्स यू द रियल मिरर। क्वेश्चन आजकल कैसे आ रहे हैं, क्या तुमसे वो हो रहे हैं कि नहीं। हर टीचर अपना प्रमोशन जब करता है बोलता है देखो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो बच्चे को लगता है यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, पर क्या उसकी ज़रूरत है? टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है, एक तो एनसीईआरटी को भी सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं, एनसीईआरटी में भी बहुत ऊपर नीचे है। एनसीईआरटी में सब कुछ उन्होंने लिख दिया है, समझाया भी है उन्होंने, पर वो समझ नहीं आता इस तरीके से लिखा है, क्योंकि उनको किताब पतली भी तो रखनी थी। उनकी भी तो रिस्ट्रिक्शंस है। कर तो रहे हो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक बार बोल के निकल जाती है। वो ऐसी चीज़ है कि किसी ने एक बार बोल दिया, और क्योंकि फिजिक्स जब आप पहली बार पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज समझो। पहली बार में सुनाई दे जाता है, समझ नहीं आता। 4 बार पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है, और एक ही लाइन को मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके वो लिख नहीं पाए बेचारे एनसीईआरटी, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके कारण। किताब वो भी अच्छी है, लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ यार, अब एक एक किसी जगह से आप कोई कोर्स लो, स्ट्रक्चर तरीके से लाइन से पढ़ते जाओ, और पीवाईक्यूज की एक किताब करो, बाकी कुछ मत करो इधर उधर का। ओके, सो ये मेंस लेवल तक के लिए या एडवांस लेवल तक के लिए? नहीं, मुझे लगता है एडवांस लेवल तक के लिए, क्योंकि एडवांस लेवल में ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आता। एडवांस लेवल में सिर्फ क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, जो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। या फिर आप जो कोर्स फॉलो कर रहे हो, मैंने कोर्स भी बोला है, करेक्ट, कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हो उसमें वो सिखा रहे होंगे, अपने नोट्स खुद बनाओ। इनफैक्ट फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स मान लो आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्जाम में तीनों के नंबर्स बराबर होते हैं, तीनों का राइट. ड्यूरेशन अलॉटेड टाइम बराबर होता है, सिलेबस भी लगभग किताबें देखोगे ठीक ठाक मोटाई की है सारी बराबर। क्या तुमको लगता है कि तीनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट लगता है? आई गेस पर्सनली मेरे लिए डिफरेंट था थोड़ा, मेरे जब लिए भी मैं बहुत पढ़ा था. डिफरेंट था। जैसे कि केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक तो मोस्टली रटने वाली चीज़ होती है, उसमें ओवरनाइट इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ईजी है, मतलब उसमें भी याद रखने की टेक्निक्स होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। मैथ्स में भी थोड़ा वो फॉर्मूला ड्रिवन एक अलग टाइप का विजुअलाइजेशन वहाँ पे चाहिए होता है, अलग टाइप की क्रिएटिविटी चाहिए होती है। लेकिन फिजिक्स में रियल वर्ल्ड भी घुसा हुआ है ना, तो क्वेश्चन बनाने वाला भी जब बनाता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें डाल डाल के वो बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन के डरावने लग जाते हैं बहुत बार, और ये क्या आ गया। ठीक है, जैसे मैं क्लास 10 को जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक उन्होंने गुलाब जामुन ऐसे बना दिया था कि एक डब्बे में 30 गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ पता करना था। बहुत सिंपल सी चीज़ ठीक थी, है. मुश्किल नहीं था। राइट, राइट. बच्चे वेल डरे सेड. पड़े हैं, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है उस चैप्टर में। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है चैप्टर 11 में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आने वाला है, डरे हुए हैं वो। क्यों? क्योंकि वेरी रियल वर्ल्ड वेरी उन्होंने मिला दिया। सो हाँ. ये चीज़ जब कोई फिजिक्स पढ़ता है ना, उसके साथ अब मैं रिलेट कर पाता हूँ कि यार उसको कितना डर लगता होगा। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है उस डर की, लेकिन अब सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, क्या करें। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स, और फिर जब आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर कहते हो अरे यार बाकी सब तो हमारा, फिजिक्स अपनी स्ट्रांग हो गई है। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है, तुम्हें मालूम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, है, इट कैन एक्चुअली मेक और बहुत बड़ा ब्रेक योर डे। फैक्टर. राइट. तो तो मुझे लगता है फिजिक्स में रियल वर्ल्ड को ज़्यादा देखो, किताबों में इधर उधर ना उलझें, एक पीवाईक्यू की किताब लें और कोई भी एक कोर्स फॉलो करें। परफेक्ट. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे खुद प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई एडवांस लेवल बुक चाहिए जिसमें बहुत ही रिलेवेंट जे एडवांस के क्वेश्चंस हो.
मेरे लिए। तो क्या कोई बुक है जो आप रिकमेंड करोगे अपार्ट फ्रॉम द कोर्स? यार अभी तो मेरे मन में एक्चुअली है नहीं, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब मेरे को किसी किताब का नाम लेने में कोई इश्यू नहीं है, मैं तो सबकी देखता हूँ, पर मेरे को पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी पहुँचा नहीं हूँ करंटली क्या चल रही है मार्केट में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, कूल कूल। सो सर, सेकंड चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, एंड आई वांट यू कि आप इसको जितनी ज्यादा ओपननेस के साथ बता पाओ उतना अच्छा है। दैट इज, मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि कोचिंग में हम अपने फिजिक्स टीचर के बात को समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पहली बार में चीजों को समझ में नहीं आता है। मतलब इट्स लाइक जब आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई चैप्टर, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स एंगेज कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा यही सीन है। जब मैं जो प्रिपरेशन करता था तो मुझे एक बार में चीजें समझ में नहीं आती थी, तो हुँ, इसके लिए मुझे अलग से बैठ के पढ़ना पड़ता था, अलग से बैठ के चीजों को करना पड़ता था। दैट यूज टू टेक डबल टाइम। सो यू बीइंग अ टीचर, जब आप पढ़ाते हो, सो व्हाट इज द नंबर वन थिंग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट, विच नंबर वन टिप विच यू लाइक टू गिव टू अ स्टूडेंट, जिसके थ्रू वो फिर इसको ग्रास्प बहुत जल्दी कर पाए, क्लासेस में ही चीजों को समझ पाए? व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर दैट? तुमने बहुत अच्छी प्रॉब्लम बोली यार। मैं भी जब 11th में था, 12th में था, 11 में जब नए-नए आते हैं ना, कुछ टर्म्स इतनी बड़ी-बड़ी आने लगती हैं कि टर्म्स सुन के ही डर लग जाता है। एंड वो मैं तुम्हें बताया था, वो फॉरेन लैंग्वेज की तरह लगती है। तो जैसे मेरे को जब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन समझा रहे थे, मैं तो वहीं अटक गया था, इसको इंटीग्रेशन क्यों बोला है? और मैं उस वर्ड को रिलेट कर रहा था क्योंकि इंग्लिश भी उतनी अच्छी थी। मैंने एक ग्रेटिंग वाला वो पढ़ा था कि वो चीज़ ग्रेट करते हैं, क्योंकि हम पैटीज़ खाया करते थे, उसमें चीज़ ग्रेटर। मैं कहा इंटीग्रेशन, चीज़ ग्रेशन, ग्रेटिंग क्या हो रहा है ये? तो इस तरह की सिली चीज़ें भी आ जाती थी मन में। और लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि उनको बोलने वाला बोल के चला गया, उसको वो वर्ड ही नहीं पिक हुआ। बाद का मतलब तो वो बाद में बना पाएगा। ठीक है, उस वर्ड से पहले दोस्ती कराना ज़रूरी है। तो मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो पहली बात तो मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार मैंने कोर्स बनाया है, तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उसको सब पता हो उसके बारे में, हो सकता है उसको कुछ भी ना पता हो उसके बारे में। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 कोर्स नहीं बनाऊँगा, मैं वही रहूँगा। मैं बोल देता हूँ यार गेट यूज्ड टू विद दिस वर्ड। मैं उसको 4 बार बोलता हूँ, तुम एक बार बोलो इसे मेरे सामने क्लास में। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना? पर उसका मैं पहले तो वर्ड का डर निकलवाता हूँ, सब्जेक्ट तो बाद में है। तो गेट यूज्ड टू विद द वर्ड, गेट यूज्ड टू विद द टर्म्स। कल को ये नहीं होना चाहिए कि कोई और क्वेश्चन आ गया तो तू क्वेश्चन पढ़ के डर जाए, सॉल्व नहीं होगा फिर डरे, बात की बात है। पढ़ के मत डरना भाई, है ना? टर्मिनोलॉजी से मत डरो। ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये? एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या होता है ये? वंडरफुल, सही बात। हाँ। मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट मोमेंट क्या लगा रखा है? मोमेंट तो घड़ी में होता था, एक क्षण होता था, ये कौन सा मोमेंट है? तो इन सब चीजों में ही लोग फंस जाते हैं। तो मैं पहले इन सब चीजों का डर निकालने की कोशिश करता हूँ, और स्टूडेंट्स को भी यही करना चाहिए। यार एक बार अगर आपको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया ना, रुको थोड़ा, आज आएगा भी नहीं। आप एक काम करो, लेकिन और भी जितनी ऐसी टर्म्स आ रही है ना जिससे आपको डर लगने वाला, उनको बस एक बार देख लो, ताकि अगली बार जब आप इसको सुनोगे, जब भी रिवीजन करोगे, तब आपको इसका डर नहीं लगना चाहिए। तब फिर आपको असली मुद्दे की बात समझ में आएगी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा, उसके आगे एम आर स्क्वायर लिखा, अब आपको एम आर स्क्वायर दिखेगा, नहीं तो पहले तो आप यहीं अटके हुए थे। डू यू और रिकमेंड? ये प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन वन डे। ये तो अग्री। पक्की बात है ना? तो इट टेक्स टाइम। इट्स जस्ट दैट कुछ बच्चे थोड़ा पहले एंथुजियास्ट होते हैं, वो पहले से पढ़ के आ जाते हैं। हो सकता है उनको सब कुछ समझ में ऑलरेडी आ रहा हो, होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स क्यूरियस, 8 क्लास से 9 क्लास से पढ़ने लगते हैं। कुछ होते हैं जिनने अभी अभी जागे हैं, उनको अभी अभी देखा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, डर लगेगा, एंड इट्स ओके। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि दोस्त अभी डर मत। अगर तू 11th में आया है तो तेरा माइंड भी, तुम्हारा ब्रेन भी फिजिकली वो डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 18 के आने के बाद आप अडल्ट होते हो ना, तो अभी आप 18 पे नहीं हिट किए हो। तो जो आप 11th में पढ़ रहे हो, आपकी कैपेसिटी बड़ी होगी। आज आपको लगेगा यार ये तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब तुम 12th में जाकर के रिवाइज करोगे ना, तुम्हें लगेगा ये तो कितनी आसान चीज़ है। प्योरली बिकॉज योर ब्रेन हैज डेवलप्ड, है ना? थोड़ी दैट इज कैपेसिटी बढ़ती है। ये मेरे साथ भी होता था। करेक्ट। राइट। तो ये मेरे को भी होता था। 11th क्लास में देख के डर लग जाता है, सिलेबस इतना बड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई चार्ज वार्ज सुन लेते थे तो बहुत डर लगता था, ये क्या हो गया? लेकिन 12th में आते आते सब लगता है हाँ सब अपने ही है, ये तो जान पहचान वाली चीजें हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मेक सेंस। मेरे साथ भी होता था कि मुझे 11 में बहुत डर लगता था लिमिट से, बट 12th में जब मैं थोड़ा आगे गया और फिर जब मैं लिमिट्स वापस देखा, मैं बोला कि ये तो बहुत हलवा था। वही हाँ, 3-4 टाइप्स ऑफ लिमिट्स ही होते हैं जो सॉल्व करने होते हैं। तो 100%,
और दिस फिर आपको क्वेश्चंस में भी पैटर्न देखने लगता है, क्योंकि जब आप पहली बार देखते हो ना, तो अरे ऐसा भी क्वेश्चन हो गया, अरे ऐसा भी क्वेश्चन हो गया, अरे ऐसा भी क्वेश्चन हो गया, और जब आप उस सबको पार करके पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो लगता है ये 4 तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली। हाँ करेक्ट, ये होता हाँ। है। बस आपको वहां तक पहुंच के मुड़ के देखने की जरूरत है, वहां राइट। जा चले जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं बचा। तो सर क्या आप फिर रेकमेंड करते हो कि अगर किसी को अपनी टीचर की बात पहली बार में समझनी है तो उसको फिर क्लास अटेंड करने से पहले एनसीईआरटी या कुछ रीड करके आना चाहिए? यार तुमने एक बहुत अच्छी चीज बोल दी कि टीचर की बात समझ में नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे टीचर सब अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ टीचर बस आ गए हैं वहाँ पे, जॉब कर रहे हैं वो, ठीक है, मे बी उनको ये चीज पता नहीं है कि बच्चों को टर्म से भी डर लगता है, कॉन्सेप्ट से अलग डर लगता है, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन से डर लगता है। उसको डर किससे लगता हम्म, है ना? सब अलग चीजें हैं, राइट? क्या वो उसको एड्रेस भी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं दोस्त, अब फ्रीडम है, टीचर बदल लो, ठीक है। है ना? मत चिपके रहो। अब तुम फंसे हुए नहीं हो, हम फंस जाते थे, कोचिंग में जाते थे, जो मिल गया वो मिल गया। हम्म, आप बदल सकते हो, बदल डालो, ठीक है? लाइफ एक है, एक ही बार में निकाल के खत्म करो, आगे बढ़ो जीवन में। हम्म, ठीक है। मेक सेंस। तो अगर आपको ऑन द स्पॉट टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है ऑन कि द वो स्पॉट टीचर ही नहीं, बहुत खराब नो है, नो, इट्स लाइक ऑन द आप स्पॉट, रिलेट नहीं कर पा रहे हो। ऑन ये द स्पॉट समझ में नहीं आई तो मतलब ये पहले जज करना जरूरी है कि इसमें आपकी गलती है कि टीचर की गलती है। तुरंत मत बदल देना, पर एक दो हफ्ते में पता चल जाता है कि यार ये टीचर हर बार ही ऐसे करते रहा है। और वो कैसे पता चलेगा यार? आप यूट्यूब पे देख लेना किसी भी और टीचर का, आपको दिख जाएगा यार बाकी टीचर से तो सब समझ में आ जा रहा है, इसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब टीचर की गलती है, तो बदल लो। और आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, मतलब आपकी गलती है, फिर अब थोड़ा कुछ करना पड़ेगा आपको। आई सी। एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है सर कि आप अपने करियर में आई थिंक आप 8 साल से पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे। या ओके। एंड पिछले 8 साल में आई एम श्योर आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा होगा, बहुत स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। एंड लोग आके बोलते होंगे कि सर मेरा आईटी क्रैक हो गया, जैसे मैं भी आ गया कि हाँ सर मेरा आईटी बॉम्बे हो गया बिकॉज ऑफ इट। सो कैन यू टेल मी 3 थिंग्स which makes a particular student exceptional in physics as compared to others? 3 चीजें जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, 3 पीस ऑफ एडवाइस जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, एंड अगर वो उसको फॉलो करता है तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी फिजिक्स में टॉपर बन सकता है। आई वांट जितने भी ये मेरे व्यूअर्स हैं जीस के, सबका कमबैक होना चाहिए। जुलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर देम, सो आई वांट कि इस मंथ में उनका कमबैक हो जाए आपके 3 एडवाइस के थ्रू। बताइए। कम बैक ही करवा दोगे 3 एडवाइस में सिर्फ? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में, एंड मतलब फिजिक्स तो वैसा सब्जेक्ट है सर कि 100 में से 100 आ जाते हैं मेंस में। सही बात है, ये आने इसमें वालों के आ भी जाते हैं। वही 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 इसमें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, तो आप करवाएंगे कम, बताइए। चलो जी, 3 एडवाइस चाहिए। सबसे पहले तो एक दिन शांति से बैठ करके पूरा सिलेबस देखो। सिलेबस देखो मतलब कितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में क्या क्या हेडलाइन है। जैसे कि मोशन इन ए प्लेन में देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, देन देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन, देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन डिक्लाइन। फिर उसमें आपको मैक्सिमम रेंज पता करनी होती है, मैक्सिमम हाइट पता करनी होती है। बस इस डेप्थ में देखो, फॉर्मूले पे भी मत जाओ। आपको पता होना चाहिए कब क्या आने वाला है, सो दैट यू मेंटली गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है, आपको पहली बात तो मैंने जो बताया था, टर्मिनोलॉजी से डर नहीं लगता, वो निकल जाएगा। दूसरी बात, आप कहीं डूबोगे भी नहीं। डूबने का मतलब है, जैसे मान लो मेरा मन ही है रोटेशनल, इतना बड़ा चैप्टर, उसमें लोग डूब जाते हैं कि करते ही जा रहे हैं, मजा आने लग गया या डर लग गया, जो भी है, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन वन टॉपिक। तो आपको मालूम है जबकि बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो आप फिर लिमिट करोगे ना, बांटना शुरू करोगे। और क्या पता कल को आपको पढ़ते पढ़ते कुछ इंटरेस्टिंग लगने लग गया, जैसे एटम, न्यूक्लियर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, कर दो खत्म। उसके लिए आपको 12th में जाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो वो, राइट? सिंपल चीज है। हम्म, तो एक ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है। सेकंड थिंग जो होती है कि यार आपको इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। बहुत सारी किताबें मैंने भी खरीदी थी, मैंने फिजिक्स की ज़्यादा नहीं खरीदी, तो मैंने केमिस्ट्री से डर लगता था, मुझे मैथ से डर लगता था, मैंने उनकी खरीदी थी। मोटी मोटी किताबें खरीदी थी, एक तो इतनी मोटी किताब थी जिसके साथ सीडी फ्री आ रही थी, मैंने उस सीडी के लिए किताब खरीद ली थी। क्या पता सीडी में कौन सा 3D विजुअलाइजेशन है जिससे मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, सब में वही ज्ञान है, जो मोटी है बस उसने ज़्यादा उसको डिटेल में लिख दिया है, और उसको पढ़ने का शायद आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो बी स्मार्ट विद योर बुक्स। अब कौन सी किताब स्मार्ट है, वो आपको एक बार पन्ने खोल के देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ किताबों में क्या होता है, टॉपिक होता है, फिर पीवाईक्यू होता है, एग्जाम्पल होते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है। कुछ किताबों में टॉपिक टॉपिक टॉपिक, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, टफ एग्जाम्पल टफ एग्जाम्पल।
सो विच पैटर्न इज राइट फॉर यू, है ना? ये आपको किताब देख के ही पता चलेगा। सब स्टूडेंट्स अलग हैं, बहुत सारी किताबें, कोई भी एक अच्छी जो आपको लग रही है ना, उठा लो, क्योंकि क्वेश्चन और ज्ञान सब में सेम ही है, रीअरेंज है इधर उधर। और नो बुक इज परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कोई किताब परफेक्ट नहीं है, तो कोई सी तो उठानी है, आप इनपरफेक्ट ही उठा रहे हो, पर एक उठाओ, 10 मत उठाओ, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग इज कि जब आपको फिर पढ़ रहे हो ना, नोट्स बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि रिवीजन सिर्फ अपने ही नोट से होता है, और अपनी देखी हुई लिखी हुई राइटिंग से डर नहीं लगता है ना? पहली बात, इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए राइटिंग कि यार देख के पागल हो ये क्या लिख दिया। अपने नोट्स बनाओ, और आप जब रिवाइज करते हो ना, एक ही नोट से आप रिवाइज करो। जैसे मेरी कॉपी थी एक, उससे मैं रिवाइज करता था, फिर मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए। मैं कहा यार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी हमने तो कोचिंग वगैरह में, वो सब तो रिवाइज करने के लिए जरूरत नहीं है। मैंने फिर एक छोटे नोट्स बनाए अपने, उसमें मैं लिखता जाता था। मैंने ही लिखे हुए थे सारे, ठीक है? फिर जब हमारे हर हफ्ते टेस्ट होते थे, तो मैं को पूरा फुल सिलेबस रिवाइज करना होता था, है ना? ये 12th की बात बता रहा हूँ, पूरी 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब रिवाइज करना है। हाउ डू यू डू दैट इन 1 डे? अगर जिसने कर लिया तो मजा आ जाएगा उसको। तो उसमें अपने ही नोट्स काम आते हैं अगर आपको इस लेवल पे रिवाइज करना है। और अपने नोट्स का फायदा ये होता है, आप जब रिवाइज करने लगते हो, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी चीज है, आपको आ गया समझ में, आपको रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा बार बार, और आपको पता हो जाएगा, ये रट जाता है आपको कि मेरे नोट्स अगर 20 पेज के हैं तो पेज नंबर 1 से 4 तक तो मुझे देखना ही नहीं है, सीधे 5वें पे 2 चीज थी और 6ठे पे 3 चीज थी, 7वें पे 2 चीज थी। ये मेरे ट्रैप्स हैं जहां मैं गिर जाता हूँ। फेयर इनफ, सही एंड बात दिस इज सुपर कस्टम टू मी। ये किसी और के काम नहीं आएगा। वो नोट्स मैं किसी को भी दे दूं, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है कि यार इसमें मेरे को मालूम है क्या काम मेरे वीक स्पॉट है, उसको मैंने देख लिया, फटाक से पूरा रिवाइज खत्म। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हारे 2 फॉर्मूले कम याद हो तुम्हें, है। है ना? कितनी जल्दी तुमने रिवाइज कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं तो सबको ये नोट्स बोलता हूँ तगड़े यार, कैसे बनाने हैं? नोट्स तगड़े, यार तगड़े कुछ नहीं होता है, फॉर्मूले तो वही लिखोगे तुम, है? बकवास नहीं करोगे उसमें तो तगड़े हो जाते हैं। बीच बीच में एक दो कॉमेडी, कुछ 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 ड्रॉ कर लो खुद से, अच्छे नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लो, वो तगड़े हो जाते हैं। यही होता है तगड़ा नोट। ओके, मतलब मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो या फिर कहीं से भी कोई भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, तो हम्म। राइट एवरी गुड क्वेश्चन इन योर नोट्स। तो भले ही वो क्लास नोट्स है, उसमें 6 से 7 पेज खाली छोड़ दो। हम्म। एंड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कभी भी मॉक टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, एंड यू फाइंड कि अच्छा एजुकेशनल क्वेश्चन एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में लिखो, उस क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को, और कुछ अगर लेट्स से सीखने के लिए मिला उस क्वेश्चन से, तो उसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे छोटा सा लिख सकते हो। तो फिर करेक्ट। फाइनली जब तुम उन नोट्स को रिवाइज करोगे, तो फिर वो सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे जो एक टाइम पे तुमसे गलत हो रहे हाँ, थे। ये बहुत ये होना चाहिए। तो मैं जब नोट्स बोल रहा था उसमें मेनली मैंने बस थ्योरी थ्योरी बोली थी, और सेम चीज शुड हैपन फॉर क्वेश्चंस, ओके, है ना? क्वेश्चन भी होने चाहिए आपको। और क्वेश्चन क्योंकि वो इंक्रीज होते रहते हैं, आपको हमेशा मिलता रहेगा, उसकी कॉपी आप अलग ही रख लो तो ठीक है, पर हाँ ये करना ही पड़ेगा कि अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं। कहाँ जाके देखोगे, आजकल सब ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लेकर के फोन भर लेते हैं, बाद में ढूंढने जाओ मिलता नहीं है। कॉपी बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन। चल नोट्स तो सबसे तगड़े आपके हैं, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसमें इतने सारे टाइप की ड्राइंग्स एंड स्टफ की हुई है। द बेस्ट थिंग व्हिच आई फाइंड अबाउट योर नोट्स इज पूरे जेई में ना सब बोरिंग है। इवन एनसीईआरटी तक बोरिंग है। एनसीईआरटी एटलीस्ट क्लास 10 तक अच्छी थी, अब सब कुछ बोरिंग हो गया है। बट वन थिंग व्हिच आई फाइंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन योर नोट्स, दैट यू टीच फिजिक्स विद अ लॉट ऑफ पैशन, जिसमें आप बहुत सारे ग्राफिक्स बनाते हो, कलरफुल होते हैं बहुत सारे। वो चीजें बहुत पसंद आती है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके कुछ नोट्स स्टूडेंट्स को फ्री में दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, मैं मेरे तो आप बाकी मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स बुरा ना मान जाए आप बस। मुझे कुछ नोट भेज देना। तो हमारा जो व्हाट्सएप ठीक है। चैनल है फ्री में, उसकी लिंक नीचे पिन कमेंट पे है। तो उसमें स्टूडेंट्स को हम कुछ आपके नोट्स फ्री में देना चाहते हैं, ताकि उनको आइडिया लग जाए, फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग हो सकती है और किस तरीके से आप कलरफुल और ब्यूटीफुल नोट्स बना सकते हो अपने लिए। ठीक है। श्योर। मेरा एक कोर्स है आईपैड वाला, उसमें बेसिकली मैंने सारी की सारी थ्योरी और उसके रेलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पढ़ाया है। और उसकी जो लेक्चर स्लाइड्स है ना, वो अपने आप में इतनी कलरफुल और नोट्स हैं, बहुत लोग उसको ही रिवीजन के लिए यूज़ कर लेते हैं, जिसमें आप ये थ्योरी भी हो गई, फॉर्मूला भी लिखा गया और उसके रेलेवेंट 4 क्वेश्चन भी आ गए। इट्स सच ए स्मॉल पैकेज कि एक ही पीडीएफ में आपको सब कुछ हो गया। 40 पेज के अराउंड में टॉपिक खत्म हो जाते हैं, 40 भी मोबाइल के पेज जो छोटे वाले होते हैं। अच्छा। तो उसको मैं शेयर करता हूँ, वो आई होप स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, सो वो आपके कोर्स के नोट्स हैं? वो मेरे कोर्स के नोट्स हैं, ओके, लेक्चर स्लाइड्स हैं, यस। ओके, श्योर। सो इफ यू डोंट माइंड, आपके फिर वो जो कोर्स है, मतलब बहुत सारे लोग अच्छे टीचर्स भी ढूंढ रहे हैं, तो उसकी हुँ, लिंक फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, स्टूडेंट्स को फिर आइडिया लग जाएगा, व्हिच इज हाँ, बिल्कुल।
दैट अभी डाल सकते हो। एक नया स्मार्ट बोर्ड वाला कोर्स भी आ गया है, आईपैड वाला कोर्स तो है। अ, ये स्मार्ट बोर्ड वाले नोट्स हैं। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। है ना? ये देखो स्टार्ट किया हमने, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कॉमिक वगैरह बना रहे हैं यार। मैं थोड़ा वही है, क्योंकि जैसे ही नया चैप्टर आया ना, मैं कहा थोड़ा इसको फन करो आप। यहाँ पे तो कुछ कॉमेडी वगैरह चल रही है, नंबर लाइन बना करके हम समझा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट इज सिंपल, फिर उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी तो आप देखोगे इसमें पीवाईक्यूज भी आएंगे। जैसे ये नोट्स हैं, पहले हमने थ्योरी देख ली, ग्राफ बना ली, और मैं सबको बोलता है यार ये साथ में बनाओ। तो मैं क्या स्लाइड्स लेकर के नहीं आता हूँ, मैं साथ में बना रहा होता हूँ, ताकि मेरे को मालूम है स्टूडेंट मक्कारी करते हैं, वो बनाते नहीं है। कहते स्केल नहीं है। मैं कहा मैं भी बिना स्केल के, मैं भी पेन से खींच रहा हूँ, जितनी देर मेरे को लग रही है उतनी उससे कम टाइम में तू बना सकता है अपनी कॉपी में, बना भी। साथ में बना, साथ में बनाएगा तो उसको समझ में आएगा। और फिर उसके और बाद हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं। ये सारे के सारे टैग पीवाईक्यूज है ना? आई सी। तो इट बिकम्स अ गुड एक्सपीरियंस यार। मतलब फिजिक्स क्यों सीरियस बनाना है? मतलब सब्जेक्ट सीरियस है, ठीक है, क्वेश्चन कोई सीरियस आ गया, पर ये एक्सपीरियंस पढ़ने का उसको सीरियस क्यों बनाना है यार? दैट कैन बी फन, दैट कैन बी कलरफुल, दैट कैन बी लाइट। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। नहीं 100% आई एग्री सर, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। द ओनली थिंग इज कि जब मैं जेईई प्रिपरेशन करता था तो मैं फोकस से नहीं देख पाता था उनके लेक्चर्स, क्योंकि ऑल्दो मैं बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करता था, बट बहुत बार वो बहुत मोनोटोनस लेक्चर्स होते थे, एंड कुछ ऐसे कलरफुल या फिर कुछ ऐसा नहीं होता था जिसके कारण मुझे इंगेजिंग लगे। लास्ट में तो हम ह्यूमन माइंड ही है ना, तो फिर सही बात है। नीड सम बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, अ पर्सन हु स्माइल्स, हु गिव्स अस सम एनर्जी। तो वो मुझे जनरली नहीं मिल पाता था। बट आउट ऑफ नोवेयर रोटेशनल का मैं सर्च कर रहा था, तभी मैंने आपका वीडियो देखा था, और उसके बाद मैंने कॉन्सिक्यूटिवली कुछ कुछ वीडियोस देखे थे आपके। तो फिर मुझे लगा कि ओके, अगर इतने कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ सकता हूँ मैं, तो फिर लेट मी स्किप ऑल द वीडियोस जो रोटेशनल के हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स एंड स्टफ, लेट मी वॉच दिस वन, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी बहुत करवा रहे हो आप। एंड ये भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दैट फिजिक्स में 95% ऑफ द गेम इज क्वेश्चंस, 5% इज थ्योरी। फिर एप्लीकेशन थिंकिंग वो सब अच्छी टीचर से ही उनको देख के ही समझ में आएगा। तो आपके जब मैं वो वीडियोस देखा था तो मुझे उसमें यही लगा था कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हो। अभी आप जैसे नोट्स दिखाए उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, एंड प्लस थोड़ा कलरफुल रहता है, तो मन को भी इंगेज करने का मन करता है। सो दैट्स द रीजन मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि, आपके उस कोर्स के बारे में, एज वेल आपके जो नोट्स है वो भी मैं लोगों को फ्री में देना चाहता हूँ, सो दैट उनको पता चले दैट फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल सब्जेक्ट आउट देयर, एंड उनका कमबैक होना भी इम्पोर्टेंट है। तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हारा कमबैक होगा। आई विश ऑल योर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक यार। सबसे पहले ना फिजिक्स का डर निकाल दो। फिजिक्स मतलब बड़ी प्यारी चीज़ है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में तुम्हें हर जगह दिखेगी, और वो तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। मैथ्स भी मतलब सिखाती है। मैथ्स में लॉजिक है, लेकिन मैथ्स में कई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होते, सब रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो एक अलग वाइब आती है, और तुमको बहुत दिनों तक ये चीज़ याद रहने वाली है। अगर तुम फिजिक्स से डर के रहोगे ना, फिजिक्स तुम्हें क्रश कर देगी, तुम बच नहीं पाओगे। रट्टा मार के एक क्वेश्चन सही नहीं होता यहाँ पर, ठीक है? लेकिन अगर तुम इसके साथ आ जाओ, इसको विजुलाइज करने लग जाओ, तो फिजिक्स से आसान कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक लगा करके उसको तुरंत सॉल्व करके करेक्ट आंसर ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो ये भी होता है। फिजिक्स से डरना नहीं है दोस्त, बस लगे रहो, एंड तुम्हारा ही है यार सब कुछ। सर आप ना इस पॉडकास्ट को थोड़ा जेई सोसाइटी स्टाइल से एंड कर दो, आप करोगे तो ज्यादा क्या मजा है आएगा। जेई सोसाइटी का स्टाइल बताओ? सोसाइटी स्टाइल ये है कि आपको एंड करना है बाय टेलिंग देम विजय भव। विजय भव? एंड अरे उससे पहले तो यार, एक तो यार तुम्हें नाम बड़ा अच्छा लगा, जेई सोसाइटी। ओके, थैंक यू सो मच। सडनली मेरे को, मैंने जब पहली बार जेई सोसाइटी के बारे में सुना, मैं ओह देयर इज अ सोसाइटी नाउ जिसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। आई वांट टू ज्वाइन इन। या वी आर फिर मेरे को याद आई बॉम्बे वाली सोसाइटी में, कहा अरे इसने कोऑपरेटिव सीएचएस बना लिए क्या, बिल्डिंग बना दी है। ओके। लेकिन बहुत अच्छा नाम है। चलो गाइस, जेई सोसाइटी स्टाइल में एंड कर दें पॉडकास्ट को। विजय भव।